हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे आए हैं। हमारी लड़ाई किसी भी व्यक्ति से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जिसने बिहार को धकेल रखा है। आज भी वही पिछड़ापन, आज भी वही बेरोजगारी, आज भी वही भ्रष्टाचार का आलम। हम इस सब से निजात दिलाने के लिए लेकिन विकास आज तमाम बड़ी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि उस सिस्टम का हिस्सा तो 2014 से चिराग पासवान बने हुए हैं, इस पर क्या कहेंगे? सुकन्या जी, मुझे आप तो ऐसे बात करते हैं जैसे राजनीति में आप कल आए हैं, आप तो इस सरकार का हिस्सा रहे हैं। सुकन्या जी, मुझे जेडीयू का स्टैंड स्पष्ट करने दीजिए। विकास मिश्रा जी हमारे भाई हैं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, बड़े ध्यान से सुनेंगे इस बात को। चिराग पासवान जी का भी व्यक्तिगत रूप से मैं बड़ा सम्मान करता हूं, युवा है, लेकिन एक बात जरा सोचिए आप कि चिराग पासवान जी और उनकी पूरी पार्टी एलजेपी एनडीए का हिस्सा थी। 2019 का भी चुनाव था, 2019 के भी चुनाव में जब जमुई में चुनाव प्रचार की बात होती थी तब मुख्यमंत्री से आग्रह करके वो मुख्यमंत्री जी को लेकर गए थे। पहली बात। दूसरी बात, एक वीडियो है चिराग पासवान जी का, पूरे सोशल मीडिया में वायरल है कि दिल्ली में चुनाव हो रहे थे विधानसभा के, वहां पर चिराग पासवान जी ने नल जल योजना की तारीफ की, 7 निश्चय की भी तारीफ की। और तो और आप इस बात को समझिए कि प्रधानमंत्री जी अपने सभी भाषणों में हाल के दिनों में उन्होंने साफ स्पष्ट किया है कि आधुनिक बिहार का निर्माण नीतीश कुमार जी के विजन के बिना संभव नहीं था। नीतीश कुमार जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। तो प्रधानमंत्री जी का विजन क्लियर है कि बिहार में जो भी विकास हुआ है उसके लिए नीतीश कुमार जी धन्यवाद के पात्र हैं। चिराग पासवान जी, उनकी पार्टी एलजेपी कहती है कि हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, और प्रधानमंत्री जी को दिख रहा है कि बिहार में विकास हो रहा है। अभिषेक, आपने अपनी बात रखी, यहाँ पर विकास मिश्रा एलजेपी नेता से एक सवाल मेरा ये, विकास आपको आवाज मिल पा रही है? इनके उस सवाल को मैं काउंटर कर दूं। इन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग भाई पासवान ने इनकी योजना की तारीफ की थी। महोदय, ये तब की बात है जब योजना लाया गया था। ऐसा कहा गया था कि इस योजना से बिहार की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी, पर अफसोस ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी वही भ्रष्टाचार, वही बेरोजगारी। चलिए, आपकी बात समझ गए। विकास, एक सीधा सवाल आपसे ये है कि 2019 में चिराग पासवान जब नोटबंदी पर सवाल उठा रहे थे, जीएसटी पर सवाल उठा रहे थे, उस वक्त भी लोगों ने देखा, उस वक्त मोदी से उनको दिक्कत थी, मोदी की योजनाओं से दिक्कत थी। अब बिहार विधानसभा चुनाव आया तो नीतीश कुमार पर वो निशाना साध रहे हैं। 2019 का चिराग पासवान का वो डायलॉग कोई नहीं भूला है, इस पर क्या कहेंगे? इतने ही मोदी पसंद थे तो उस वक्त चिराग नोटबंदी और जीएसटी पर सोचने के लिए क्यों कह रहे थे मोदी को? सुकन्या जी, कृपया अपना सवाल दोहराएंगे, आपकी आवाज नहीं आ पाई। 2019 लोकसभा चुनाव के दरमियान चिराग पासवान ने नोटबंदी और जीएसटी पर सवाल उठाया था, जो प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाएं थीं, बड़े फैसले थे प्रधानमंत्री के। उस पर सबसे पहले चिराग पासवान ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सवाल उठाया था। जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट हो गया उसके बाद चिराग चुप हुए। बताइए, मोदी इतने ही पसंद थे तो चुनाव आते ही, जब लोकसभा चुनाव होता है तो मोदी पर हमलावर चिराग, विधानसभा चुनाव होता है तो नीतीश पर हमलावर चिराग, क्या लोगों को समझ नहीं आता? क्या योजना में कमी है तो हम उसमें सवाल खड़े करते रहेंगे। अगर आपने बेरोजगारी को नहीं मिटाया, हम सवाल खड़े करते रहेंगे। आज भी बिहार में आपने पलायन बंद नहीं की, लोक जनशक्ति पार्टी सवाल, लेकिन चुनाव के वक्त ही क्यों विकास? सत्ता में जब आप रहते हैं, जब सरकार साथ में चलाते हैं, तब अपनी बात जो कद्दावर नेता है या जिसके हाथ में कमाने, चाहे हम बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार के हाथ में कमाने, तो नीतीश से सवाल क्यों नहीं व्यक्तिगत तौर पर पूछते हैं? जब चुनाव आता है तो उन आरोपों का इस्तेमाल आप चुनाव प्रचार के लिए क्यों करते हैं, ये बताइए। एक और बहुत बेहतरीन सवाल है जिसका जवाब हमारे भाई को देना चाहिए कि जब दोबारा से नीतीश कुमार जी एनडीए के पार्ट बने थे और लोजपा भी उस नीतीश कुमार जी के सरकार में थी, तब एमएलसी बनकर आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को पशुपालन मंत्री बनाया गया था। 2015 में ही लागू हुआ था 7 निश्चय, और एक लंबे अंतराल के बाद वो मंत्री बने थे। और बहुत समय तक 2019 में जब लोकसभा के चुनाव आए थे, मंत्री रहते हुए उन्होंने अपना नामांकन किया था और सांसद बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद त्यागा था। तो इतने लंबे समय तक जब आपके घर के किसी व्यक्ति को इतनी बड़ी जवाबदेही मिली हुई हो बिहार की सरकार में, और आप 7 निश्चय के अंतर्गत काम कर रहे हो, तब आपके दिमाग में कैसा कंफ्यूजन हो सकता है? आप जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश पहले ही कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता में एक टैलेंट है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो खुद में एक पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं। उन्हें सारी बातें समझ में आती है कि जब आप सरकार के हिस्सा होते हैं तब आपका बर्ताव कैसा होगा। सरकार से अलग होना है, मौका ढूंढना है, बहाना ढूंढना है, तब आपका बर्ताव कैसा होगा। तो पशुपति कुमार पारस जी, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी से आपने क्यों नहीं पूछा और उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दे दिया कि जब उनको ऐसा लग रहा था कि 7 निश्चय उचित नहीं है, तो उस वक्त विरोध क्यों नहीं? मुझे ये बताइए ना, सालों तक मंत्री, मुझे ये बताइए,
आप भूल गए कि कोरोना में क्या दशा थी हमारी, कैसे लोग भाग भाग के मेट्रो सिटी से पैदल चल चल के बिहार आए हैं, भूले नहीं होंगे वो चेहरा। फिर ये भी तो ध्यान होगा आपका कोई ना कोई अपना भी होगा। क्वारंटीन सेंटर बने, इतने लोगों को इतनी सुविधाएं मिली, बिहार में कोरोना की जांच कई बार बहुत हुआ और उस समय चिराग पासवान बिहार सरकार में साथ थे। ये बताइए, बिहारी होने के नाते चिराग पासवान ने क्या किया? कितनी दफे मुख्यमंत्री से फोन करके हालचाल जाना, कितनी बार मुख्यमंत्री से पूछा कि वो क्या कर रहे हैं प्रवासी बिहारियों के लिए? ये बताइए, चुनाव के वक्त तो ब्लेम गेम का पुराना इतिहास रहा है लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान का। समस्या आप जन्मजात लेके चलिएगा, कितना देर और मौका चाहिए महोदय? आवाज कट रही थी, सुकन्या जी बताएंगे अपना सवाल। विकास से मेरा सवाल ये है कि जब कोरोना त्रासदी आई बिहार के साथ साथ पूरे देश के साथ साथ पूरे संसार में, उस वक्त प्रवासी बिहारियों की समस्या से सब अवगत थे। चिराग पासवान बिहार सरकार में भी पार्ट थे और अच्छे संबंध थे उनके जेडीयू के साथ, उनके भी थे, उनके पिता के भी थे। चिराग पासवान ने कितनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन करके बातचीत करके प्रवासी बिहारियों की समस्या का समाधान करने की बात की? ये बताइए, क्योंकि आप अभी विरोधी की तरह निशाना नहीं साध सकते, आप सत्ता में रहे हैं। ये बताइए सुकन्या जी, हर बार प्रयास किया गया कि आखिरकार उसका समाधान हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से बहुत बार चिट्ठी लिखी गई, बहुत तरह की जानकारी मांगी गई। इवन आप अभी एनआईटी के एग्जाम में देखा आपने कि किस तरह की दशा हो गई थी। हम बहुत साफ कहते हैं, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा लड़ाई उस विचारधारा से है जो विचारधारा बिहार के खिलाफ है। चलिए, अब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कन्हैया भिलारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कन्हैया भिलारी जी, स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड में। एक अहम मुद्दे पर हम बातचीत यहां पर करेंगे, लेकिन अवधेश लालू जन अधिकार पार्टी के नेता कुछ कहना चाह रहे, पहले उनसे हम पूछ लेते हैं। अवधेश लालू जी, आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, ये बताइए। मैं पहले ही आपको सुकन्या जी में बताया कि भाजपा जदयू इस बार वोट कटवा के तौर पर है, इनमें आपसी एकता नहीं है। जिस विकास की दावा कर रहे हैं, अब मैं बताना चाहता हूं कि 15 साल पहले भी शिक्षा की वही स्थिति थी, स्वास्थ्य की वही स्थिति थी, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है और आज भी वही स्थिति है। किस बात के विकास की दुहाई दे रहे हैं, किस बात की दुहाई दे रहे हैं कि बिहार में विकास हुआ है, पलायन। अभिषेक जी पहले बात सुन लीजिए, हम आप जब बोलते हैं तो मैं आपको नहीं टोकने चाहता हूँ, आप तथ्यों पे बात करिए ना। मैं कह रहा हूँ, मैं आप जब किसी बात को रख रहे होते हैं तो मैं नहीं बोलता हूँ, हमारी बात को रखने दीजिए। आप जिस विकास की दावा कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, 15 साल पहले जहां बिहार की स्थिति थी आज भी वही स्थिति है। यह नीति आयोग का रिपोर्ट है। आज स्वास्थ्य क्षेत्र में किस वर्ष की रिपोर्ट है? इस वर्ष की रिपोर्ट है, इस वर्ष की रिपोर्ट है। इस वर्ष की रिपोर्ट में पटना शहर के बारे में क्या कहा गया है, जरा बताइए। अंतिम स्थिति में कहाँ है, क्या स्थान है बिहार का, जरा बताइए। अंतिम स्थिति में, अंतिम मतलब क्या होता है? हम आपके लेके नहीं आते हैं, समझे ना? अंतिम का मतलब क्या? बिहार में कितनी यूनिवर्सिटीज खुली है 2005? कितनी यूनिवर्सिटीज पहले थी? यूनिवर्सिटी पढ़ाई हो रही है कि नहीं, ये सवाल है ना। 2005 से पहले कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे? विकास भौतिक विकास से नहीं होता है, विकास का मतलब सामाजिक विकास, शैक्षणिक विकास। 2005 से पहले 9 इंजीनियरिंग कॉलेजेस, 8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे बिहार में। 9वां था 2005 में। नीतीश जी बहुत विकास किए हैं, अकेले चुनाव मैदान में आ जाए। नीतीश जी बहुत विकास पुरुष बनते हैं, सुशासन बाबू बनते हैं, यही इच्छा है अकेले मैदान में आ जाए। क्यों नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पर चुनाव लड़ना चाहते हैं? और नरेंद्र मोदी जी को अरे मैंने काम किया है जनता के बीच में काम। आप जिस 800 करोड़ रुपया, 854 करोड़ रुपया आपने कोरोना काल में खर्चा किया, कोई सामून पता है? चलिए अभिषेक, बातचीत अभी और चलेगी क्योंकि वक्त हमारे पास है, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से अंतराल के लिए, जल्द लौटेंगे।